थे। आग बुझाने के दौरान 6 दमकल कर्मी घायल हो चुके हैं। दिल्ली में बवाना औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सेक्टर 5 स्थित फैक्ट्री में यह आग बुधवार रात को लगी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मौके पर अभी भी दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशें जारी हैं। आग पर काबू पाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान 6 फायरकर्मी घायल हो गए। जानकारी मिली है कि इन पर एक बड़ा गेट गिर गया। सभी घायलों को महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल दमकल कर्मियों की पहचान अजित, जय, वीर, धर्मवीर, नरेंद्र, विकास के रूप में हुई है। बताया जाता है कि 3 मंजिला फैक्ट्री में केमिकल बनाए जाते हैं, जिसके मालिक का नाम जतिन कुमार है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। खबर लिखे जाने तक आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर कर्मी, सिविल डिफेंस, स्थानीय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये बवाना केमिकल फैक्ट्री है। 3 मंजिला ये फैक्ट्री है। जानकारी के मुताबिक इसमें बुधवार रात से आग लगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी देर रात कल से इसमें आग लगी हुई है और इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। यानी कि जिस केमिकल ने आग पकड़ी थी वो अभी तक नहीं बुझ पाया है। साथ ही साथ इस आग को बुझाने में तमाम तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें 6 फायर कर्मी भी घायल हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 मंजिला इमारत है बवाना में। इसमें केमिकल बनाए जाते हैं। फिलहाल आग को बुझाने की कवायद तेज कर दी गई है। कल रात से कई टीमें यहां पर जुटी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद में इस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। और अब बात पहाड़ों पर आसमानी कहर की। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने से हादसा हुआ। 10 से ज्यादा घर मलबे में दब गए। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। पुलिस, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। देहरादून में भी 12 से ज्यादा घर ढह चुके हैं। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ की, उत्तराखंड में। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज बरसात ने वहां के रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी का स्तर लगातार नदियों में बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों से पानी गिर के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस चुका है। कई मकान ढह चुके हैं। मकानों में दरारें आ चुकी हैं और 10 से ज्यादा घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो मलबे के नीचे दब गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के समर हिल इलाके में 14 अगस्त को भूस्खलन के बाद 4 दिन से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ और पुलिस यहां बचाव कार्य में जुटी है। लापता 21 लोगों में से अब तक 14 शव बरामद किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून सीजन में 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 327 लोगों की जान चली गई। इनमें 71 लोगों की मौत पिछले 4 दिनों में हो चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्र से 6,600 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। हिमाचल के कांगड़ा में एयरफोर्स लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर रहा है। 15 और 16 अगस्त को एयरफोर्स ने 780 लोगों को एयरलिफ्ट किया है और ये कवायद अभी भी जारी है। तो न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश भी बारिश के कहर से अछूता नहीं है। हमारा चल रहा है और फर्दर इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उस दिशा में हम अभी फर्दर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरह का डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट आया है वो इतना मैसिव है कि हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें और रिट्रीवल ऑपरेशन है उसमें हम लोगों को जो है वो काफ़ी डीप एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो अभी तक तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम होपफुल कि बाकी रिट्रीवल जो बॉडीज़ का है वो भी आज इवनिंग तक कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और
रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर बड़ा रूप ले चुका है। मंडी में बरसात और लैंडस्लाइड से कई घर धराशायी हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। शिमला से लेकर कांगड़ा और मंडी तक ये तस्वीरें आपको आम नजर आएंगी। नदियों का जल स्तर इस कदर बड़ा है और चूंकि यहां पर ज्यादातर पहाड़ों में घर बसे हुए हैं, लिहाजा लैंडस्लाइड के साथ साथ मकान भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये मंडी की तस्वीरें हैं। यहां पर वो लैंडस्लाइड जो ऊपर से पानी के साथ मकानों को बहाते हुए नीचे ले आया। यहां के लोगों में अभी भी खौफ है क्योंकि दर्जनों मकान अब तक ढह चुके हैं। 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध के गेट खोले जाने के बाद पंजाब के 4 जिले रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला बाढ़ की चपेट में आ गए। इसके अलावा पौंग डैम के गेट खोले जाने के बाद होशियारपुर के कई गांवों के अलावा नांगल में भी पानी घुस गया। लोगों से घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। यानी उत्तराखंड, हिमाचल और उसके बाद अब पंजाब, जहां पर डैम का पानी खोला गया और एक साथ 4 जिलों में बाढ़ आ गई। ये तस्वीरें। और अब पंजाब में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। नांगल गांव में पानी घुस चुका है, तमाम घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को रेस्क्यू किया गया है, गांव से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। केवल एक जिला नहीं बल्कि पंजाब के 4 जिले इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो भारत के एक हिस्से में बरसात का पानी लगातार तबाही मचा रहा है। लोग जैसे तैसे अपने घरों से बाहर निकलते हुए, सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए, इन तमाम जगहों पर न केवल लोकल एजेंसियां बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जरूरत पड़ती तो सेना का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये पंजाब की तस्वीरें हैं। हिमाचल में सेना के हेलीकॉप्टर लोगों की मदद कर रहे हैं। यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुसलमान नहीं था, कश्मीरी पंडित को ही इस्लाम में परिवर्तित किया गया है। तो गुलाम नबी आजाद का ये बयान लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 600 बरस पहले, यानी कि आज से 600 साल पहले कश्मीर में मुस्लिम नहीं होते थे और जो मुस्लिम आज है वो पहले पंडित ही होते थे। इन्हीं पंडितों ने इस्लाम धर्म अपनाकर ये मुस्लिम बने हैं। ये कहना था गुलाम नबी आजाद का एक कार्यक्रम के दौरान। और जब उन्होंने ये बात कही तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ
वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। बीजेपी से कनेक्टेड होकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में चले ही जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनको सीएम बनाने की बात कर दी तो बीजेपी में चले जाएंगे, वो उनका कोई ठीक नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया है ताकि वो लोग खुश हो जाए जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। हम अपनी पार्टी को, बीएसपी को मजबूत करने की बात करते हैं और हमारा 13.5% वोट है। जिधर भी चला जाएगा उधर ही जीत होती चली जाएगी। और कुमारी बहन मायावती जी कह चुके हैं कि 4 स्टेट में चुनाव होने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन जयंत चौधरी कहा बहुत बड़ा जनाधार है पश्चिम क्षेत्र में, क्या जयंत चौधरी जी आपके साथ आ रहे हैं या आप उनके साथ जा रहे हैं? देखिए, ना तो मेरी जयंत चौधरी से बात हुई और ना मुझे ये पता कि जयंत चौधरी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। पर एक बात बिल्कुल सच है कि जयंत चौधरी का खास करके पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा जनाधार हुआ है और जिधर मिल जाएंगे उधर बहुत बड़ी ताकत देंगे। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित और जाट और जिस जाति का कैंडिडेट है वो मिल जाए और मुस्लिम समाज भी साथ आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सीट ये लोग ना जीत पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति का अंग है कि जिस चीज का निर्णय करो, जिस वर्ग के लिए करो, उस वर्ग तक उसे पहुंचाने में विलंब नहीं होना चाहिए। इस विश्वकर्मा योजना की तुलना मैं करना चाहता हूं आयुष्मान योजना से। हर गरीब के घर में आयुष्मान कार्ड भेजकर उनको इलाज की सुविधा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में आर्टिजन यानी कारीगर के हाथ को रोजगार देने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको रोजगार युक्त करने का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर यह निर्णय लोगों को रोजगार सृजन में मदद करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिनों के लिए लद्दाख दौरे पर रवाना हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने पर प्रतिक्रिया दी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्मों से है, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी का बयान उनके लद्दाख के दौरे पर रवाना होने से पहले आया है। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए लद्दाख दौरे के लिए निकल चुके हैं। केंद्र शासित बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार लद्दाख के दौरे में जा रहे। गांधी लेह और कारगिल जाएंगे। इस दौरान वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा राहुल लद्दाख में बाइक ट्रिप भी करेंगे। राहुल की गैर मौजूदगी के कारण ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज होने वाली बिहार प्रदेश कांग्रेस की बैठक टाल दी गई है। तो राहुल गांधी की तस्वीरें हैं ये। एक तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है और दूसरी तस्वीर उनकी लद्दाख पहुंचने की है। 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे हैं। जब उन्होंने पैदल यात्रा की थी भारत की, उस दौरान वो लद्दाख नहीं गए थे, लिहाजा वो अब लद्दाख के लिए निकले हैं। इस दौरान वो कारगिल भी जाएंगे, लेह से कारगिल का सफर तय करेंगे और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि वो इसे सड़क मार्ग के जरिए बाइक राइड से पूरा करेंगे। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। राहुल गांधी जी अभी होटल की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि कांग्रेस के वर्कर में कितना उत्साह है और साथ ही साथ इनकी रिसेप्शन के लिए कितने लोग तादाद में है आप देख सकते हैं। और आज के दिन कोई खास प्रोग्राम नहीं है। आज के दिन वो कंप्लीट ड्रेस करेंगे और कल के दिन की बात करें तो वो यूथ के साथ इंटरेक्शन करेंगे। उसी तरह एक एग्जीबिशन मैच के लिए भी वो उसमें शिरकत करेंगे। कैमरामैन सनम रंजन के साथ न्यूज 18 के लिए मुरुस्तानी लेह से। चंद्रयान 3 को बड़ी कामयाबी मिली है। आखिरी पड़ाव में चंद्रयान 3 को यह कामयाबी मिली। लैंडर को सफलतापूर्वक लैंडर अलग हो गया। 1:15 पर यह लैंडर अलग हुआ है। 23 अगस्त को चांद पर यह लैंड कर जाएगा। चांद की आखिरी कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। चांद से फिलहाल वो केवल 100 किलोमीटर दूर है।
चंद्रयान 3 पर जितेंद्र सिंह का बयान, देश के लिए गर्व की बात। मिशन चंद्रयान 3 सफल होगा। इसरो ने देश का नाम मान बढ़ाया है। अब विक्रम लैंडर अकेले सफर पर है। मिशन चंद्रयान 3 को पूरी दुनिया के लिए अहम माना जा रहा है। तो चंद्रयान 3 अब चांद की सतह से केवल 100 किलोमीटर दूर रह गया है। कुछ ही अगले 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर ये वहां पर लैंड कर जाएगा। अब तक जो भी रिपोर्ट्स चंद्रयान की धरती पर आई हैं, वो सभी सफलता की कहानी कह रही हैं। लैंडर पहले ही अलग हो चुका है आज दोपहर, और अब चंद्रयान 3 की ये बड़ी कामयाबी, चंद्रमा की सतह पे पहुंचने में अब कुछ ही वक्त, चूंकि ये आखिरी कक्षा में है चंद्रमा की, आहिस्ता आहिस्ता इसे लैंड करवाया जाएगा और 100 किलोमीटर की दूरी ये बेहद धीमी गति से तय करेगा। ये खबर चूरू से है। रतनगढ़ और शेखावटी के दूसरे हिस्सों के 7 लोग सऊदी अरब में फंस गए हैं। वतन वापसी की गुहार लगा रहे कामगारों का वीडियो वायरल हुआ है। मुंबई की एक ट्रैवल एजेंसी ने सऊदी अरब इन्हें भेजा था। कंपनी ने कामगारों को पाकिस्तानी ठेकेदारों को बेच दिया है। ये चूरू के नौजवान हैं। सऊदी अरब गए थे काम के लिए, और वहां पर जाकर पता चला कि जिस मुंबई ट्रैवल एजेंसी ने इन्हें वहां पर भेजा है, उस कंपनी ने इन्हें पाकिस्तानी ठेकेदारों को बेच दिया। एजेंट ने तो ऑफिस वालों को पैसे दे दिए ना सर, हैं? तो अब बताओ, अब हम कहाँ से दें? हम गरीब आदमी हैं, हम घर में एक कमाने वाले लोग हैं और यहाँ फंसे हुए हैं। तो अब बताओ हम कहाँ से पैसे देंगे इन लोगों को? तो सर प्लीज आप है ना हमारी हेल्प कर दो सर, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम यहाँ बहुत ज्यादा परेशान। रुपए तो एजेंट को देके आए हैं। और चूरू से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनोज, कहाँ के हैं ये युवा और क्या है इनकी पूरी कहानी, कैसे फंसे ये सऊदी अरब में जाकर? देखिए, जो ये युवक हैं इनके अंदर शेखावटी के 7 लोग शामिल हैं और पूरे राजस्थान के 40 जो कामगार हैं वो बताए जा रहे हैं जो सऊदी अरब में फंसे हैं। चूरू जिले के रतनगढ़ का भी एक युवक इसके अंदर शामिल है। शेखावटी के 7 लोग इसमें शामिल हैं। इन लोगों के द्वारा वतन वापसी की मांग को लेकर एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, और जो वायरल वीडियो उसके अंदर बताया गया है कि उनको तो 4 महीने का वेतन है वो नहीं मिला है और नहीं उनका जो हकामा है वो लगाया गया है। कंपनी ने इस मजदूरों को वहां पर एक पाकिस्तानी जो ठेकेदार है उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है। इसमें चूरू जिले के मजदूर शामिल है, और इसके अलावा जो रतनगढ़ का मंजूर आलम है वो भी वहाँ फंसा हुआ है, जिनको 1 लाख रुपए देकर 24 जनवरी को सऊदी अरब लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी ठेकेदार को अब भेज दिया है और घर भेजने के लिए उनसे 1 लाख रुपए की अब मांग की जा रही है। साथ ही उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। इन मजदूर में सीकर निवासी मोहम्मद आजम, मोहम्मद तौफीक, नवलगढ़ निवासी जावेद अली, पलसाना निवासी सुल्तान सिंह और जुजुल निवासी हकीम और राजगढ़ निवासी जुबैर भी शामिल है। जी मनोज, जो मुंबई की ट्रैवल एजेंसी थी उनके जरिए भेजा गया है, उम्मीद है कि जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 42 लाख रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा है। कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई।
दो अलग अलग मामलों में कुल 42 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है। दुबई से जयपुर आए यात्री से 212 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या अपडेट सोने की तस्करी को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये कस्टम विभाग ने 2 कार्रवाई की है और 700 ग्राम से ज्यादा सोना तस्करी का एयरपोर्ट पर पकड़ा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 43 लाख रुपए से ज्यादा जो है बताई जा रही है। ये यात्री एक जो है दुबई से आया था। स्पाइस जेट की फ्लाइट जो दुबई से आती है और उसमें जो अंडरवियर होता है, उस अंडरवियर में लिक्विड फॉर्म में जो है सोने को भर करके लाया था और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उसको पकड़ा है। और चूंकि एक टिपिकल ये कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए उसको निकलवाना था, लेकिन उससे जब अंडरगारमेंट से सोना निकलवाया गया है। इसके अलावा एक यात्री जो शारजहां से आया है, उससे 495 ग्राम सोना पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बिल्कुल राकेश, बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा इसे। जयपुर कस्टम की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।